बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा? कौन सा था सर? जी, चैप्टर नंबर 1 का था और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो बातचीत बताई कि यार अगर पीरियोडिक ट्रेंड आ जाए उसको कैसे लिखना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स से रिलेटेड कंसर्न अगर क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह 100% अपने मार्क्स को एश्योर करना है। ये सारे का सारा स्टफ आपके साथ शेयर हो चुका है। बारी आ गई है इस वक्त चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर ही है इतनी सी, चैप्टर नंबर 2 और कुछ भी नहीं है। और मैं आज कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो लेक्चर में आपके मेन जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बंदा ना चीज़ सॉल्व कर दें। आगाज करते हैं। प्रूफ लिथियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन डीकम्पोजिशन एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताता चला जाऊं जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है, इसको भूलना नहीं है। और वो बात क्या है? दो मेटल्स के पिकुलर बिहेवियर तुम लोगों ने बेहद अच्छे तरीके से याद करने हैं इस चैप्टर के अंदर। एक है लिथियम का और दूसरा है बेरिलियम का। तो मैं बता दूं कि हर एक पॉइंट पिकुलर बिहेवियर का इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर आता है तो ऑफ कोर्स आप लोगों को कम से कम 8 पॉइंट्स लिखने होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट बिल्कुल इस तरह आ सकता है कि प्रूव दैट ऐसा क्यों होता है और बाकी अल्कली मेटल्स में ऐसा क्यों नहीं होता, लिथियम ऐसा क्यों करती है बाकी क्यों नहीं करती। जिस तरह हम कहते हैं कि लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनाती बाकी बनाती है, तो ये बाकायदा रिएक्शन से प्रूव करना होगा। तो पिकुलर बिहेवियर आप लोगों ने एक पॉइंट लिथियम का और बेरिलियम का अच्छे तरीके से याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का जो आगाज है वो हो ही इनके पिकुलर बिहेवियर से रहा है। अब आज आपको मैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताऊंगा। पहले अगर आपने रट्टा लगाया हुआ तो आज आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझेंगे। एक बात ध्यान में रख लें, लिथियम और बेरिलियम के पिकुलर बिहेवियर की वजह सेम है। और अगर आपसे कोई वो रीजन पूछ ले कि भाई इनके पिकुलर बिहेवियर की वजह क्या है, तो बेटा एक ही रीज़न है जो आप लोग चिपका दोगे, वो है इनका स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी। तो स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी जो है वो रीज़न बनती है इनके पिकुलर बिहेवियर शो होने की। तो लिथियम और बेरिलियम का अगर पिकुलर बिहेवियर है तो उसकी वजह मैंने आपको दी है बता। पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पे आपने क्या लिखना है, इसके अंदर आपने बाकायदा तौर पर इक्वेशन लिखनी है। अब आपने लिखना है कि फॉर द केस ऑफ लिथियम नाइट्रेट व्हेन वी हीट इट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर गिवन एज। तो अब आपने इक्वेशन लिखनी है। मेरे सामने इस वक्त इक्वेशन मौजूद है जिसमें मैं लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे सर इक्वेशंस भूल जाती है। मैं अब आज आपको ये भी बताता हूं कि याद कैसे रखना है। मुझे इक्वेशन बिल्कुल नहीं याद रहती, लेकिन मैंने एक तरीका सोचा हुआ है कि मेरे माइंड में ये कैसे रहे। मुझे इतना पता होना चाहिए कि यार जब भी लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं ना, मुझे अब इतना पता है कि लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनता है Li2O प्लस साथ में नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये देखें, मैंने ये याद रखा हुआ है। मैंने क्या याद रखा हुआ है कि लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। अब इसको बैलेंस नहीं अभी मैं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आपने याद कैसे रखना है कि लिथियम नाइट्रेट आपको लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। इसकी वजह याद रख लीजिएगा, लिथियम का ये जो मैंने ऑक्साइड बनाया है ये स्टेबल ऑक्साइड है और बाकी अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स स्टेबल नहीं है। अगर आप इससे पूछना चाहते हैं क्यों स्टेबल है, तो वजह मैं ये बता के आया हूँ कि लिथियम का ये जो कैटाइन होता है ना, लिथियम का ये जो कैटाइन होता है ये स्मॉल साइज का और हाई चार्ज डेंसिटी का होता है। ये ऑक्सीजन के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था सॉल्युबिलिटी के अंदर एक फैक्टर इफेक्ट करता है कि जब स्मॉल साइज का कैटाइन और स्मॉल साइज का एनाइन होगा तो इनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लिथियम
स्मॉल साइज का कैटाइन हाई चार्ज डेंसिटी का, और ऑक्साइड ऑक्सीजन भी जो है वो स्मॉल साइज का एनाइन हाई चार्ज डेंसिटी का। तो इनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, और इनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। ये काम होता है लिथियम नाइट्रेट को हीट करने का। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखें, कोई इश्यू नहीं है कि आप यहाँ पे 4 लिथियम नाइट्रेट बना रहे हैं 4 नाइट्रोजन के लिए, यहाँ पे 4 NO2 लगा देते हैं, और 4 लिथियम के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। लो जी, आई गैस बैलेंस है। 4 3s are 12, 2 and 4 2s are 8, और 12 ये भी ऑक्सीजन भी पूरे हो चुके हैं। अब बात क्या हो गई, बात ये तय होगी कि ये है हालत अगर हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं सोडियम नाइट्रेट को हीट करता हूं, तो अब आपको पता है कि सोडियम का ऑक्साइड जैसा कि मैंने बताया स्टेबल नहीं है। तो ये रहा, मैं सोडियम नाइट्रेट को हीट करूं तो मेरे पास सोडियम नाइट्राइड बनता है रादर देन सोडियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो इधर भी 2O2 लगा देते हैं और इधर भी 2NaNO2 लगा देते हैं। तो बेटा क्यों नहीं बनाया यहाँ पर सोडियम का ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम मेटल का कैटाइन लार्ज साइज का है एज कंपेयर टू लिथियम। तो बेटा एक तो आप लोगों ने अच्छा रीज़न लिखना चाहो तो लिख दो, कोई गलत नहीं करने वाला। तो आप अगर ये लिखना चाहें कि लिथियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड रादर देन लिथियम नाइट्राइड बिकॉज लिथियम ऑक्साइड इज नॉर्मल ऑक्साइड एंड इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम का परऑक्साइड या पोटाशियम वगैरह के जो सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं। पता है ना, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, आपने पेकुलर बिहेवियर में पढ़ा, बाकी सारी जो हमारे पास पर और सुपर ऑक्साइड्स बनाती है। तो जी पहला सवाल डन हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन डीकम्पोजिशन। अच्छा, अब बाकी अल्कली मेटल नाइट्राइड्स बनाती है, लेकिन लिथियम क्या बनाती है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। वजह मैंने आपको बता दी। व्हाट हैपन्स व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड। अब इसी तरह सोडियम लिथियम कार्बोनेट को हीट करें तो क्या होगा, और सोडियम कार्बोनेट को हीट करें तो क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनके कार्बोनेट्स हीट अप होके जो है डिकम्पोज होके जो है डाइऑक्साइड्स वगैरह बनाते हैं। तो आइए ज़रा दोनों को डिकम्पोज करने के बाद आप देखें, आप लोगों को लिथियम के पिक्युलर बिहेवियर में आप लोगों ने ये पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से पता है कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है लेकिन बाकी नहीं होते। उसकी भी वजह मैंने यही बताई है, क्योंकि जब इसने डिकम्पोज होना है तो इसने लिथियम का ऑक्साइड बनाना है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, और आपको पता है कि लिथियम ऑक्साइड इज स्टेबल। तो इसलिए लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इसने एक स्टेबल ऑक्साइड बनाना है। मगर आप अगर बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो इसको हीट किया जाए तो डू नॉट डिकम्पोज इजीली। ये डिकम्पोज क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जो ऑक्साइड है वो स्टेबल नहीं है। जिस तरह यहां पर सोडियम ने ऑक्साइड नहीं बनाया, नाइट्रेट ने हीट अप होके, उस तरह यहां पर सोडियम कार्बोनेट भी हीट अप होकर के डिकम्पोज नहीं होगा। रीजन मैंने आपको बता दी, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, और बेटे यही रीजन और लॉजिक है। अगर बच्चों को पता हो तो बच्चों का कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंचा हुआ होता है, और दे रियली फील कॉन्फिडेंट कि यार मैनू असल गल दा पता है, मैनू असल रीजन दा पता है। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, दिस इज ऑल अबाउट लव फॉर केमिस्ट्री। ओके, तो जनाब वाली ये क्वेश्चन डन। उसके बाद अब बेरिलियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक है, इसका कैसे पता चलेगा। अरे भाई व्हाट आर एम्फोटेरिक स्पीशीज, तो आपने पहले लिखना है एम्फोटेरिक स्पीशीज आर द स्पीशीज विच विल रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। तो अब देखें, आपने बाकायदा तौर पर इसके रिएक्शन लिखने हैं। बेरिलियम के पिकुलर बिहेवियर में भी आपने पढ़ा हुआ है, बेरिलियम ऑक्साइड का आप H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, और इसी का आप NaOH के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है। H2SO4 के साथ ये बेस बन जाएगा और NaOH के साथ एसिड बन जाएगा। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या बनता है। बेरिलियम सल्फेट सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर H2O बन गया। ये तो बड़ा आसान सा रिएक्शन था भाई।
लो जी, सॉल्ट एंड वाटर, आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच दिस वन इज अ बेस, दिस वन इज एन एसिड। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको NaBeO2 मिलेगा, सोडियम का बेरिलेट NaO2BeO2। ये आप लोगों के पास जो ऑक्साइड बन रहा है, अब इसके अंदर दो बातें मैंने आप लोगों को बतानी है। एक तो मेरे बच्चों जमूरो, आप लोगों ने ये बात ज़हन में रख लेनी है कि ये रिएक्शन जो है वो रिलेटिवली एसिड के साथ फास्ट होता है। एज यू नो कि यहाँ पे एक मेटल के ऑक्साइड, आप लोग ये बात लिख सकते हैं, एक मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक होता है, लेकिन अनलाइक अदर मेटल ऑक्साइड्स बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है। और इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 है, यहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूँ। तो बेटे याद रख लीजिएगा, बेरिलियम ने H2SO4 के साथ ऐड करके सॉल्ट एंड वाटर बनाना है, बेरिलियम ने NaOH के साथ जब रिएक्शन करना है तो ये सोडियम बेरिलेट जो बन रहा है ये सॉल्ट है, और प्लस साथ में आप देखें कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे पड़े हुए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये मिलकर के वाटर बना रहे होंगे। तो क्या सीखा, दोनों केसेस में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करना या सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होना एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और जहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा देखें 1, 2 और 3, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स में आपने इक्वेशन तो लिखनी है, लेकिन आपने साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाइन जरूर लिखनी, जैसे कि मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड्स आर generally basic in nature, but unlike other metal oxides, beryllium oxide act as amphoteric species. It will react with both acid as well as base and results in the formation of salt and water, which is an indication of a neutralization reaction. Done. लो जी अभी क्या है, advantages of sodium metal preparation by down cell। अब आपकी बुक में इसके 3-4 वो एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, जब आप लोगों ने इसको पढ़ा तो वहाँ पे आपने इसके बाकायदा तौर पर एडवांटेजेस देखे। रट्टा सवाल है, इसमें मैं कुछ नहीं समझाने वाला। एक तो उसमें वो मेटालिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 600 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम मेटल बड़ी आसानी के साथ कलेक्ट की जा सकती है। क्यों? वैसे सोडियम क्लोराइड का आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, MCQ आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है सब जानते हैं 801 डिग्री सेल्सियस है। तो डाउन सेल के अंदर इतने हाई टेम्परेचर पर उसको ऑपरेटिव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या सेल के लिए डैमेजिंग का चांस है। तो सोडियम क्लोराइड में ऐड कर दिया जाता है कैल्शियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी, याद रख लीजिएगा। ये कैल्शियम क्लोराइड आके इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करके 600 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट कर देता है। अब ये जो 600 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, इस पर सोडियम मेटल को बड़ी आसानी के साथ कलेक्ट किया जा सकता। तो यूँ समझ लो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एज ए सॉल्वेंट भी यहाँ पर एक्ट करता है, एज एन इम्प्योरिटी भी एक्ट करता है। याद रख लीजिएगा, इम्प्योरिटीज़ के आने से मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, ये बात आप लोग जहन में रखिएगा। इसके अलावा मटेरियल ऑफ द सेल विल नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वो लेदर चैम्बर्स बने हुए होते हैं, और ड्राई क्लोरीन एंड 99.9% प्योर सोडियम ऑब्टेन्ड होती है। ये 4 एडवांटेजेस कम से कम लाजमी लिखने हैं। तो पहला एडवांटेज क्या लिखोगे, मेटेलिक फॉग नहीं बनता। दूसरा एडवांटेज ये लिखोगे कि लिक्विड सोडियम इजीली कलेक्टेड हो जाती है एट 600 डिग्री सेल्सियस। तीसरे नंबर पर आप क्या लिखोगे कि ये जो मटेरियल ऑफ द सेल्स हैं, इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनती है वो सेल को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करती। और चौथे नंबर पर कि हमारे पास गैशियस क्लोरीन और 99.9% प्योर सोडियम मेटल ऑब्टेन्ड होती है। ये 4 एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, और आपको इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड के ऐड होने का भी मैंने आइडिया दे दिया। उसके बाद गिव द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन एंड वाटर लिख लोगे। इसमें मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनेगा, पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, और इसमें आपको पता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और आपको पता है मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन अब आप ये आसान सा लिख लोगे। मुझे बच्चों ने एक फरमाइश की कि सर वो एक मसला तो हल कर दें, वो जो नेल्सन सेल के अंदर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो जो 2 प्रॉब्लम्स हैं वो पल्ले नहीं पड़ती, हम लोगों ने रट्टे लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा कोई मसला ही कोई नहीं है जनाब,
आपके वो दो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले देखें, मैं आप लोगों के सामने आज उन दो प्रॉब्लम्स को पहले यहाँ डिस्कस करता हूँ और फिर उनका सलूशन बनाता हूँ। टाइम मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा और 2 मिनट में आपकी वो समस्या मैं हल कर दूँगा जिसका तुम्हें था इंतज़ार। लो जी, इधर प्रॉब्लम्स होंगी और इधर सॉल्यूशन होगा। अब आपको पता है कि दो कंपार्टमेंट, एक है कैथोड और एक है एनोड। ये रहा एनोड और जनाबे वाली ये रहा कैथोड। अब यहां पे अंदर जो सॉल्यूशन है वो किस चीज़ का आपको पता है, वो कंसंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। अब उसमें क्या क्या है, उसमें आपके पास सोडियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्सल आयन है और क्लोराइड आयन है। ये 4 आयन्स हैं टोटल, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन कैटाइंस, हाइड्रोक्सल और क्लोराइड एनाइंस। अब आपको पता है कि एनाइंस ने एनोड पर और कैटाइंस ने कैथोड पर जाना है। आज आप लोगों के दिल से सच में ढेर सारी दुआ निकलनी, मुझे पता है, देखना आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता। अब ये तो सबको पता है कि भाई ये पड़ा हुआ है कैथोड और ये पड़ा हुआ है एनोड। अब कैटाइंस ने डेफिनेटली कैथोड पर जाना है। अब सोडियम और हाइड्रोजन आयंस में से देखें तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है हमेशा कैथोड पर वही जाता है और पहले जा कर के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस होकर के डिपॉजिट होगा। तो बेटा याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कैथोड पर हमेशा पहले हाइड्रोजन आयन ही जाता हुआ नजर आएगा और हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑफ कोर्स कौन सी गैस प्रोड्यूस करनी है, हाइड्रोजन गैस। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज होने वाले आयंस होंगे वो हाइड्रोजन आयंस होंगे और सोडियम आयंस बस यूं यहाँ पे मुंह उठाकर ही इकट्ठे हो रहे होंगे। हाइड्रोजन उनको कभी यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं देगी, वो पहले ही जो है वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगी। तो कैथोड पर एक तो आपको पता चला हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और सोडियम आयंस डिस्चार्ज नहीं होते, ये स्पेक्टेटर आयंस का काम करते हैं। यानी कि अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे, एंटीडस का वैसे तो सवाल है कि इसमें स्पेक्टेटर आयंस कौन है, तो आप कौन से आयंस को बोलोगे, सोडियम आयंस को बोलोगे, पहली बात। अब मसला देखें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सल आयंस एनोड पर भाग भाग के जा सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। वैसे तो आपको पता है कि क्लोराइड आयंस को एनोड पर भेजा जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि एक हाइड्रोजन गैस बनती है और एक क्लोरीन गैस बनती है। लेकिन अब प्रॉब्लम्स का आगाज होता है, असल में प्रॉब्लम की वजह सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोक्सल आयन है। अब आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या कहता है कि ये हाइड्रोक्सल आयन जो हैं ये यहाँ पर डेफिनेटली पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं। ये जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं अगर यहाँ पर पड़े हुए हों तो ये जो क्लोरीन गैस बनती है ये इसके साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोराइड आयंस बना देते हैं। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस हैं इनके रिएक्शन करके जो हाइपोक्लोराइड आयंस बनते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा सेल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाइपोक्लोराइड आयंस एक डेंजरस या यूं कह लो कि टॉक्सिक किस्म की प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि क्लोरीन गैस, ये जो हाइड्रोक्सल आयंस इस एनोड कंपार्टमेंट में पड़े हुए हैं इनके साथ रिएक्शन करे तो बेटे ये OCl नेगेटिव हाइपोक्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन और साथ में वाटर बनाएंगे। अब ये हाइपोक्लोराइड आयन जो है ये प्रॉब्लम बनते हैं। पहली वजह तो हाइड्रोक्सल आयंस की प्रॉब्लम की है। दूसरी वजह की तरफ चलता हूँ। दूसरी वजह ये है, वो कहता है कि ये जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं ये अगर एनोड पर चले गए क्लोरीन के मुकाबले में, अगर ये एनोड पर चले गए तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो गए तो ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि मैं आपके सामने ये भी इक्वेशन लिख देता हूँ कि ये जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं ये अगर एनोड पर चले जाएं तो ये एनोड पर जाकर के ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, वाटर बना लेंगे और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आने, यहाँ पे नहीं 2 नहीं 4 करने चाहिए क्योंकि 4 हाइड्रोक्सल आयंस हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो
कि दोनों मसले हाइड्रोक्सिल आयंस के, एक तो मसला ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोराइड आयन बना लेंगे, और दूसरा ये कि अगर ये एनोड पर चले गए और अगर ये ऑक्सीडाइज हो गए एनोड पर जाकर के तो ये ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, और ये ऑक्सीजन गैस क्लोरीन के साथ दोबारा से रिएक्ट करके कंटेमिनेशन करेगी, तो ये ऑक्सीजन गैस प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और आपने जैसा कि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, क्यों, हाइड्रोक्सिल आयंस तो यहीं पर कंज्यूम होते चले जा रहे हैं। तो ये है प्रॉब्लम्स वाला डायग्राम। अब इसके सॉल्यूशंस वाला डायग्राम क्या है, लो जी, आपकी बुक में क्लियरली दो सॉल्यूशंस बताए हुए हैं कि एक डायाफ्राम यूज कर लो। ये डायाफ्राम यूज समझ लो एक परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है कि कुछ आयंस को अलाउ करता है और कुछ आयंस को अलाउ नहीं करता। इस डायाफ्राम के यूज करने से क्या होगा, ये देखो, ये तो था एनोड कंपार्टमेंट जहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस जाकर के प्रॉब्लमेटिक हो सकते थे, ये था कैथोड वाला कंपार्टमेंट। अब आपको पता है कि इसमें इस कंपार्टमेंट में ये दोनों मसाइल का, इस मसले का और इस मसले का हल कैसे किया गया, यानी कि ये एनोड कंपार्टमेंट में हाइड्रोक्सिल आयंस को जाने से रोकना था, तो ये डायाफ्राम लगा दिया गया। ये डायाफ्राम रोक लेगा हाइड्रोक्सिल आयंस को, और इधर को मूव अगर करेंगे तो सिर्फ सोडियम आयंस कर सकते हैं। यूँ समझ लो हाइड्रोक्सिल आयंस के इधर जाने को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो हाइड्रोक्सिल आयंस एनोड कंपार्टमेंट में नहीं आ सकते क्लोरीन के साथ मिलने के लिए। एक तो ये देखिए, और एक और भी तो काम हो सकता था कि इधर वाले जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं उनका क्या करना है। अब देखिए जरा, यहां पे ब्राइन का लेवल थोड़ा हाई कर दिया जाता है, ये देखें, यहां पे थोड़ा वाटर रखा होता है और इधर ब्राइन का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। अब आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्यूशन में मूव करना था, तो यूं समझ लो यहाँ पे ब्राइन लेवल हाई होता है, ब्राइन लेवल हाई, जिसकी वजह से वो फ्लो करके बार बार इस कैथोड कंपार्टमेंट में ही लेकर आ रहा होता है हाइड्रोक्सिल आयंस को, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस को इस एनोड कंपार्टमेंट में ना जाने दिया जाता है ना ही यहाँ पे टिकने दिया जाता है। अगर इधर से कोई उधर जाना चाहते हैं तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि एस्बेस्टॉस डायफ्राम रोक लेता है, और इधर कुछ बचे हुए हैं तो वो फ्लो करके इधर को आ जाते हैं ताकि यहाँ पे ही हाइड्रोक्सिल आयंस रहें, इस तरफ हाइड्रोक्सिल आयंस का कोई काम ना हो। अब देखें हाइड्रोक्सिल आयंस सारे इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और इधर और क्या पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, सोडियम आयंस। तो देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस होगा वो कैथोड कंपार्टमेंट में ही प्रोड्यूस होगा, वो कैथोड वाली साइड से ही आपको कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे एनोड पर बनने वाली प्रोडक्ट कौन सी होगी, क्लोरीन गैस। कैथोड पर बनने वाली प्रोडक्ट कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। प्लस यहाँ पे कौन प्रोड्यूस हो रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारी तीसरी प्रोडक्ट है। तो ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व और दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व, एनोड पर जाने से भी रोक दिया, और अगर कोई वहाँ पे पड़े हुए तो ब्राइन का लेवल हाई कर दिया ताकि सोल्यूशन का फ्लो जो है वो कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ हो और एनोड कंपार्टमेंट में कोई हाइड्रोक्सिल आयन स्टे ना कर सके। कैसा लगा, समझ आइए। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स और ये उनके दोनों सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अब आप लोग रट्टा तो मारोगे, मुझे पता रट्टे से तो तुम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अब थोड़ा सा तुम लोग समझ के रट्टा मारोगे कि तुम्हारे लिए मैंने ये मसाइल कर दिए हैं हल। अपना ढेर सारा ख्याल रखो और इन बातों को, इन क्वेश्चंस को अपने साथ महफूज करके रखो और मुझे दुआओं में याद रखो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।